पहुंचती हैं। सीढ़ियों के ठीक नीचे के कमरे को देखकर ब्योमकेश ने पूछा, उसमें कौन रहता है? विधु बाबू बोले, यह मोतीलाल का कमरा है। अपनी इच्छानुसार वह नीचे के कमरे में रहना पसंद करता है। वृद्ध महाशय अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और रात में 9 बजे के बाद बाहर रहने के विरोधी थे। उनका कमरा इसके ठीक ऊपर है। ओह, और वो कमरा? ब्योमकेश ने कोने वाले कमरे को दिखाते हुए कहा। माखनलाल रहते हैं उसमें। मोतीलाल को छोड़कर ये सभी लोग शायद घर में ही होंगे। हाँ, और मैंने सबको स्पष्ट आदेश दे दिया है कि मेरी आज्ञा बिना कोई घर छोड़कर नहीं जाएगा। बाहर सिपाहियों का पहरा है। ब्योमकेश स्वीकारोक्ति में कुछ बुदबुदाया। पहले तल्ले पर सीढ़ियों के ठीक सामने बंद दरवाजे वाले कमरे को दिखाकर विधु बाबू बोले, यह कराली बाबू का सोने का कमरा है। कमरे की दहलीज पर ब्योमकेश ने झुकते हुए पूछा, से बोले निशान है? विधु बाबू ने नीचे झुककर देखा, फिर उठते हुए बेफिक्र से बोले, चाय के निशान हैं। सत्यवती रोजाना सुबह कराली बाबू को चाय लेकर जगाने आती थी। आज सुबह जब कराली बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है। उस समय संभवतः हड़कंप में कुछ चाय जमीन पर बिखर गई थी। ओह, तो वह पहली इंसान थी जिसे मृत्यु का पता लगा। हो, कमरा बंद था। विधु बाबू ने ताला खोला और हम लोग अंदर आए। वह मध्य साइज का कमरा था। सामान कम पर करीने से लगा था। एक मिर्जापुरी कालीन बिछा हुआ था। कमरे के बीच में रखी मेज पर हाथ से काढ़ा गया मेजपोश बिछा था। कोन में हैंगर पर तय किया हुआ धोती कुर्ता लटका था। नीचे पॉलिश से चमकते जूतों की कतार लगी हुई थी। बाईं ओर पलंग था, जिसमें सफेद चादर के नीचे जैसे करवट से कोई सो रहा था। चादर उसके कानों तक ढकी हुई थी। पलंग के पास एक स्टैंड पर दवाओं की बोतल, दवा नापने कप कतार में रखे थे। पलंग के सिरहाने एक छोटी मेज पर पानी का जग और उल्टा गिलास रखा था। कमरे को देखकर लगता था कि उसका स्वामी अपने कमरे को स्वच्छ और टिपटाप रखना पसंद करता था। कमरे की स्वच्छता देखकर यह अनुमान लगाना कठिन था कि इसमें पिछली रात में इसके स्वामी की हत्या हो गई है। टिपाई पर चाय प्याला रखा हुआ था। ब्योमकेश ने एक क्षण उस कप का मुआयना किया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा, जैसे अपने से ही कुछ कह रहा हो। आधी चाय कप से गिरकर प्लेट में ही है। कप आधा भरा है, फिर नीचे कैसे गिरी? विधु बाबू ने ब्योमकेश का बड़बड़ाना सुनकर एक गहरा निराश का श्वास छोड़ो और बोले, अरे भाई, यही तो मैंने बताया था, वह लड़की मैंने सुना है। ब्योमकेश बोला, पर क्यों? विधु बाबू ने इस व्यर्थ प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। मुंह बिचकाकर वे दूसरी ओर खिड़की के बाहर देखने लगे। ब्योमकेश ने बहुत ही सावधानी से चाय के प्याले को उठाया। चाय के ऊपर सफेद परत जम गई थी। उसने पास में रखी चम्मच से चाय को हिलाकर उसका एक घूंट लिया, मुंह पोंछा और पलंग के पास पहुंच गया। काफी देर तक लाश पर नजर गड़ाने के बाद ब्योमकेश ने पूछा, लाश को तो छुआ गया न होगा? है न? वैसी है जैसे पाई थी। विधु बाबू ने, जो अब तक खिड़की में से ताक रहे थे, जवाब दिया, हो, केवल चादर को सिर तक ढक दिया गया है और मैंने वह सुई निकाल ली है। ब्योमकेश ने आहिस्ता से चादर को नीचे खींचा। एक दुबली पतली वृद्ध काया करवट से लेटी थी। लगा जैसे वे गहरी नींद में अब भी सो रहे हैं। उनके सफेद बालों के नीचे माथे की त्वचा में लाइनें झुर्रियों थी। इसके अलावा चेहरे पर किसी दर्द का भाव नहीं था। ब्योमकेश ने शरीर को हिलाए डुलाए बगैर बारीकी से जांचा। उसने पीछे गर्दन के ऊपर बालों को उठाकर देखा। सावधानी से नाक के पास कुछ देखने के बाद उसने विधु बाबू को बुलाया और बोला, सर, मुझे विश्वास है कि आपने पूरे शरीर का अच्छे से मुआयना कर लिया होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान 2 बातों पर लाना चाहता हूँ।
गर्दन में सुई घोंपने के 3 निशान हैं। विधु बाबू ने पहले इन्हें नहीं देखा था, अब उन्होंने देखा तो बोले, हाँ लेकिन इसमें खास बात क्या है? जाहिर है कि वर्टेब्रा और मेडुला के संधिस्थल को ढूंढने में हत्यारे को 3 बार कोशिश करनी पड़ी हो। और दूसरी बात क्या है? क्या आपने नाक देखी है? नाक? जी नाक। विधु बाबू ने झुककर नाक को देखा। मैंने भी झुककर नजदीक से देखा। नाक के छेदों के इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे चिन्ह हैं, जैसे सर्दियों में त्वचा फटने से हो जाते हैं। विधु बाबू ने कहा, शायद उन्हें सर्दी जुकाम हुआ हो। उस स्थिति में बार बार नाक पोंछने पर कुछ चिन्ह हो जाते हैं। पर इससे इस केस क्या मतलब निकाला है भाई, यह तो बताओ। उन्होंने मजाक के लहजे में कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलिए हम लोग बगल के कमरे में चलते हैं। शायद वह कराली बाबू का काम करने कमरा था, जिसमें वे अधिकांश समय बिताते थे। कमरे में मेज, कुर्सियां, टाइपराइटर और बुकशेल्फ थे। विधु बाबू ने मेज पर लेग लॉकर की ओर इशारा करके बताया, उनकी सभी वसीयतें यहीं से मिली हैं। ब्योमकेश ने कमरे का फिर से मुआयना किया। लॉकर में और कोई कागज नहीं मिला। कमरे की दूसरी ओर छोटा सा टॉयलेट था। ब्योमकेश ने झोंककर देखा और वापस आते हुए बोला, अब और कुछ देखना नहीं है। चलिए हम लोग सुकुमार बाबू के कमरे में चलते हैं, वही न अंतिम वारिस में हकदार हैं। अरे हो, क्या मैं एक बार उस सुई को देख सकता हूँ? विधु बाबू ने जेब से एक लिफाफा निकालकर उसमें से सुई को निकालकर 2 उंगलियों में पकड़कर दिखाया। वह साधारण सुई से बड़ी थी, जैसी कि मोटे धागे की सिलाई में इस्तेमाल होती है। सुई के छेद में धाग अटका हुआ था। ब्योमकेश ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और धीरे से बोला, आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? यह धागा, देख नहीं रहे, यह काला रेशमी धागा। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, पर ईश्वर के लिए यह तो बताइए कि इसमें आश्चर्य क्या है? सूरी में धागा है। ब्योमकेश ने एक नजर विधु बाबू के चेहरे पर डालकर स्वयं ही अपना मजाक